गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के स्पेशली केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम यूँ मान सकते हो कि इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा था, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में था वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ था। वैसा ही हम आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस करेंगे कि हाँ, मॉलिक्यूल और आयन के बीच में इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन होगा और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक वर्ड बहुत कॉमन है, बार बार यूज़ होगा, इलेक्ट्रोलाइट। आप लोगों को सबको पता है इलेक्ट्रोलाइट वर्ड के बारे में, और आपको पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे सब्सटेंस जिनके एक्वस सोल्यूशन मतलब उनको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए और इलेक्ट्रिक का कंडक्शन हो। और आपको पहले से ही पता है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिक के कंडक्शन के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फ्री आयंस चाहिए। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये वाटर में ब्रेक हो जाते हैं और रिस्पेक्टिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। जितने एसिड्स हैं, जितने बेसेस हैं, जितने सॉल्ट्स हैं और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट जैसा वर्क करते हैं, क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद ये अपने रिस्पेक्टिव आयन में ब्रेक हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम देते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के बेसिस पर देखा जाए, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। दो सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, एल्कोहल है, एसीटोन है, ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। अगर इनके सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास की जाए तो वो इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें आयंस नहीं डेवलप होते। और जब आयंस नहीं डेवलप होंगे तो फिर उस केस में इलेक्ट्रिक का कंडक्शन की पॉसिबिलिटी ज़ीरो है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक का कंडक्शन इस बेसिस पर कर पाते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए या अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन स्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसमें आयंस डेवलप हो जाते हैं, फ्री आयंस जो रिस्पेक्टिव आयन बनने चाहिए, और वो इलेक्ट्रिक का कंडक्शन करते हैं। आगे देखा जाए, हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाम से ही क्लियर है, द इलेक्ट्रोलाइट विच आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन सोल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, NaOH है, KOH है, NaCl है, NaBr है। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे। दूसरी बात मैं समझाना चाहूँगा, जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उसमें हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट का अमाउंट लगभग ना के बराबर रहेगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट रहेगा, मतलब आयंस रहेंगे। इसलिए अगर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अगर हमें डिस्कस करना है तो हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट को ही लेकर के चलना पड़ेगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, इसी का अपोजिट आप समझ सकते हो, द इलेक्ट्रोलाइट वीकली आयनाइज्ड इन सोल्यूशन, मतलब जिनका आयनाइजेशन कम होता है, 15, 20, 25%, 30% के अप्रॉक्स मैक्सिमम ये आयोनाइज होते हैं, और इनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। जैसे देखिए CH3COOH एसिटिक एसिड है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर जिनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम देंगे, क्योंकि इनका आयनाइजेशन काफ़ी कम होता है। कहने का मतलब है वीकली आयनाइज्ड होते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं। तो इतनी छोटी सी बातों को अपने को थोड़ा ध्यान रखना है और इन सब चीज़ों का डिस्कशन करना है। आगे इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे इस टॉपिक में हमें आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिस्कशन करना है, नाम ही है। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरे आयोनाइज हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विलिब्रियम
का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस नहीं कर सकते। हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बजाय हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो अब जो आगे के कॉन्सेप्ट हमारे डिस्कशन में स्पेशली इन्वॉल्व होने वाले हैं, ये सब के सब वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिस्कशन होना है। तो इसमें एक छोटा सा रूल है जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से रिलेटेड है, थोड़ा सा हम इसका डिस्कशन करेंगे। अगर ये कहीं बाई चांस अपने एनसीईआरटी में नहीं होगा तो भी अपने लिए बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले देखा जाए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनेशन होता क्या है। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड दैट आयोनाइजेज एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर आप कंसिडर करोगे, लेके चलोगे, तो उसका जितना पार्ट, जितना रेशियो, जितना परसेंटेज आयंस में ब्रेक हो चुका है यानी आयोनाइज हो चुका है, तो कितना पार्ट आयोनाइज हुआ है और कितना हमने स्टार्टिंग में लिया था, उसका जो रेशियो आएगा वही रेशियो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, तो उसके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनेशन की जो वैल्यू आएगी, जिसको हम लोग अल्फ़ा से शो करते हैं, वो 1 आएगी, यूनिट आएगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा ब्रेक हो रहा है। तो स्टार्टिंग में हमने जितना लिया था कम्प्लीटली वो ब्रेक हो रहा है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो वैल्यू आएगी अल्फ़ा की, ये लेस देन 1 आएगी। चूँकि हमारा कॉन्सेप्ट वीक के रिस्पेक्ट में लेके चलना है, तो उसी से रिलेटेड हमें कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले देखा जाए, हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट कर रखा है AB, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहाँ पर A+ और B- एक्वस में इसके आयन डेवलप हो रहे हैं, और जितना पार्ट इसका ब्रेक होना था वो ब्रेक होकर के एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गई है। वही बात मैं कहूँगा कि ये अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल है और ये आयनाइज्ड आयंस हैं, तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम बनेगी। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड वाला केस यहाँ वर्क करेगा। तो जैसे मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर मैंने C मान रखा है, तो इनका इनिशियल 0 रहेगा, क्योंकि जब आप इंस्टेंट अपने कंटेनर में AB कंपोनेंट को डालोगे तो इंस्टेंट ये ब्रेक नहीं होगा, कुछ टाइम यहाँ पर लगेगा। तो एट इक्विलिब्रियम हम लोगों ने मान लिया है कि जो स्टार्टिंग में C पार्ट मैंने लिया था, इसका C अल्फ़ा वाला पोर्शन देखो ब्रेक हुआ है, तो -C अल्फ़ा मैंने लिया। तो जो A+ और B- बनेगा, देखो C अल्फ़ा और C अल्फ़ा, जितना पार्ट ये ब्रेक हो रहा है, क्योंकि अगर 1 मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो 1 मॉलिक्यूल 1 आयन इसके टायन के बनेंगे और 1 एनायन के भी बनेंगे। तो उसी के रेशियो में जितना मैंने यहाँ ब्रेक करा रखा है, उसी रेशियो में देखो इनका फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आप अप्लाई करोगे, तो K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर हम स्पेशली यूँ कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट लेना है। प्रोडक्ट हमारे पास A+ B- है और अपान AB, ये हमारा केस आएगा। अब आगे देखा जाए, हमारे पास A+ इंटू A+ की वैल्यू हमारे पास C अल्फ़ा है, B- की वैल्यू हमारे पास C अल्फ़ा है, और AB की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर C- अल्फ़ा है। तो C मैंने इसमें कॉमन ले लिया, तो 1 - अल्फ़ा है वैल्यू आ गई हमारे सामने। अब इसको हमने ओपन किया तो C² अल्फ़ा² और C-1 - अल्फ़ा, ये हमारा रिजल्ट आया। एक C हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो C अल्फ़ा² और 1 - अल्फ़ा, ये हमारा K की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट वीक है, ध्यान देना, तो इसमें 1 - अल्फ़ा अप्रॉक्स इक्वल आ जाएगा 1 के। क्यों आएगा? क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू वेरी लेस देन 1, क्योंकि अल्फ़ा का मतलब बहुत कम। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं जो वीक, वो बहुत कम ब्रेक होते हैं, तो उनका जो अल्फ़ा आएगा, रिज़ल्ट आएगा, वो और कम आएगा। तो इसलिए हम लोगों ने 1 - अल्फ़ा को 1 कंसिडर कर रखा है। तो जब आप 1 - अल्फ़ा को 1 कंसिडर कर लोगे तो K इज इक्वल टू C अल्फ़ा² हमारे सामने आ जाएगा, और अल्फ़ा इज इक्वल टू, जिसको आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयनेशन मान के चल रहे हो, √K/C। अब K कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हटाओगे तो अब ये इक्वल की वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अल्फ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√1/C, ये रिलेशन स्पेशली बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखा जाए, अगर हम
कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में इन्वर्स रिलेशन है। मतलब कंसंट्रेशन कम करते जाओगे तो अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और अगर कंसंट्रेशन कम करते करते जीरो पे ले जाओगे तो अल्फ़ा की वैल्यू यूनिट हो जाएगी। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे स्ट्रांग हो या वीक हो, अगर उसको हम डाइल्यूट करेंगे तो उसका आयनाइजेशन या डिसोसिएशन बढ़ेगा, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या कंसंट्रेशन जब अप्रॉक्स जीरो हो जाएगा उस समय वो मैक्सिमम वैल्यू मीन्स यूनिटी उसको हम लोग मान सकते हैं कि पूरा का पूरा आयनाइज हो जाएगा। जैसे एज द कंसंट्रेशन डिक्रीजेस द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस, एज द कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो और डाइल्यूशन अप्रोचेज इन्फिनिटी। कंसंट्रेशन को हम जीरो ले आए या डाइल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट करते करते इन्फिनिटी डाइल्यूशन तक ले गए, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोचेज यूनिटी, दैट इज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब इसी केस को ध्यान में रखना है। इन वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन द होल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन डिसोसिएटेड फॉर्म एज आयंस। देखा जाए इन वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, मतलब वेरी डाइल्यूट कब बनेगा, जब हम सोल्यूशन को यानी सॉल्वेंट मिला करके, वाटर मिला करके इस लेवल तक ले जाएं कि उसका कंसंट्रेशन अप्रॉक्स जीरो पहुंच जाए। तो उस केस में देखा जाए द होल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन डिसोसिएटेड फॉर्म एज आयन। जितने इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे ये पूरे के पूरे ब्रेक होकर के आयंस का फॉर्मेशन कर देंगे। दिस जनरलाइजेशन इज नोन एज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इस जनरल कॉन्सेप्ट को हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का नाम देते हैं। मतलब क्या हुआ समझ में आया कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, स्ट्रांग तो 100% पहले से ब्रेक होते हैं, उसमें हमें कुछ करना ही नहीं होता है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम चाहते हैं कि उनका डिसोसिएशन मैक्सिमम हो जाए, 100% हो जाए, तो उस केस में अपने को उनको डाइल्यूट करना पड़ेगा, और इतना डाइल्यूट करना पड़ेगा कि उनका जो कंसंट्रेशन है अप्रॉक्स जीरो तक ले जाना पड़ेगा, या जो इनका डाइल्यूशन रेशियो है उसको इन्फिनिटी तक ले जाना पड़ेगा। तो उस केस में इलेक्ट्रोलाइट हमारा पूरा ब्रेक होगा और उसका डिसोसिएशन इन जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू यूनिटी आएगी या मैक्सिमम वैल्यू आएगी। यही हमारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है जो आपके सामने देखो यहाँ कॉन्सेप्ट दे रहा है। अब हम इसके आगे आएंगे एसिड बेस इक्विलिब्रिया। बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, आपको देखने से लग रहा है। सबसे पुराना कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का जो है वो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, एसिड एंड बेस का। एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। मतलब एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन देते हैं, जैसा कि आप लोगों को 10th क्लास से ही पता है। अ बेस इज अ सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। बेस जो होते हैं या OH- आयन एक्वस सोल्यूशन में देते हैं। जैसा कि कुछ एग्जाम्पल की बात अगर हम लोग करें, जैसे देखिए अगर आपने HCl को लिया है और HCl को आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो ये अपने को H+ दे देगा और Cl- दे देगा। अगर ऐसे ही मैं H2SO4 को लेकर चलूँ, वाटर में डिज़ोल्व करते से ही ये H+ दे देगा और SO4- का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम HNO3 को लेकर के चलें, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये भी H+ और NO3- का फॉर्मेशन करेगा। और अगर हम CH3COOH को लेकर के चलें, वाटर में डिज़ोल्व करें, तो मैं केवल इतना समझाना चाह रहा हूँ कि ये सब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट थे, इसलिए पूरे ब्रेक हो गए। और एसिटिक एसिड वीक है, इसलिए यहाँ देखो रिवर्सिबल की साइन में लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ डिसोसिएशन 100% नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये H+ और CH3COO- एसिटेट आयन देगा। तो ऐसे जितने भी सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व करने पर H+ आयन देते हैं वो सब के सब एसिड हैं, और जो OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो सब के सब बेस है। अब जैसे आपने NaOH ले लिया, अब NaOH पता है वाटर में डिज़ोल्व करते से ही Na+ और OH- देगा। KOH अगर आपने ले लिया है, ये भी वाटर में डिज़ोल्व करते से ही K+ और OH- दे देगा। अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले रखा CaOH2 एक्वस, यहाँ ध्यान रखना ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
इसलिए पूरा पूरा ब्रेक नहीं होगा, इसलिए मैंने रिवर्सिबल की साइन लगा रखा है। और ये स्ट्रांग हैं तो ये 100% ब्रेक होंगे। यहाँ पर Ca प्लस 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 2OH माइनस, ऐसे ही NH4OH ले लिया जाए, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी देखा जाए रिवर्सिबल के साइन में लगाऊंगा। यहाँ पर NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पहले से ही पता हैं, 10th क्लास से ही आप लोग इसको पहले से ही जानते हो। आप लोगों के लिए कुछ नया यहाँ पर अब है, पोर्शन इसमें नहीं है, क्योंकि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट सबसे प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट है और आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसके आगे के थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट लेके रहेंगे। अब देखा जाए अपना जो वाटर के अंदर जो H+ आयन बनता है एसिड से, वो H+ आयन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये H2O के साथ मिलकर के H3O+ बनाता है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। तो ये ध्यान रखना, बाई चांस अगर कहीं एक आपके सामने आ जाए कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड, तो भी आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि H+ जो जनरेट हो रहा है एसिड से वाटर में, ये एक स्मॉलेस्ट कैटायन है और जस्ट H2O से मिल करके H3O+ का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोनियम आयन देता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसके आगे देखा जाए, लिमिटेशंस की तरफ बढ़ा जाए। ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने है ये केवल एक्वस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू एक्वस सॉल्यूशन। It does not account for the acidity of substance such as SO2, SO3, etc., which do not contain any H+ आयन। अगर SO2, SO3 इनको सबको, ये सब एसिडिक नेचर के हैं क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, लेकिन एक कोई भी H+ आयन इनमें अवेलेबल नहीं है। It does not account for the basicity of substances such as NH3, CaO, etc., which do not contain any OH- आयन। अब अमोनिया है, बेस है, CaO बेसिक कंपाउंड है क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है। तो ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स हैं जिनमें OH- अवेलेबल नहीं है, फिर भी उनका नेचर बेसिक है। तो ऐसे केस में हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट फेल होने लगता है। तो अब इसके आगे देखा जाए, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना चाहूँगा। बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अपने लिए बहुत काम का है। इसको हम लोग प्रोटॉन कॉन्सेप्ट का भी नाम देते हैं, क्योंकि H+ आयन के बेसिस पर इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया गया है। इन 1923 अ डेनिश केमिस्ट J.H. ब्रॉन्स्टेड एंड एन इंग्लिश केमिस्ट T.M. लॉरी इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड न्यू डेफिनेशंस फॉर एसिड एंड बेस। मतलब दोनों ने अलग अलग इसको एसिड और बेस की नई डेफिनेशन दी है H+ आयन के बेसिस पर, इसीलिए इसको हम प्रोटॉन कॉन्सेप्ट का भी नाम देते हैं। और दोनों को एक कॉमन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं, या ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं। इनका कहना सिंपली ये है, एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ हाइड्रोजन आयन और अ प्रोटॉन। मतलब द सब्सटेंस विच गिव H+ आयन आर नोन एज एसिड, या विच डोनेट H+ आयन, या H+ आयन को पता है प्रोटॉन का भी नाम हम देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने डेफिनेशन ले रखी है, एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ हाइड्रोजन आयन और अ प्रोटॉन। ऐसे ही बेस के लिए, अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन आयन और अ प्रोटॉन। मतलब बेस ऐसे सब्सटेंस हैं जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेंगे, या हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन दोनों सेम है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लिया जाए समझने के लिए, जैसा कि आप एसिड में ले सकते हो। मान लिया जाए कि मैंने H2O ले लिया। अब H2O देखो H+ दे रहा है और OH- दे रहा है, तो H+ आयन डोनर है ये, इसलिए यहाँ पर देखा जाए एसिड के सीरीज़ में हम इसको ले जाएंगे। HCl को भी ले सकते हो, सेम वैसे ही ये भी H+ आयन दे रहा है, तो हम इसको भी एसिड का नाम देंगे, द सब्सटेंस विच गिव H+ आयन। इवन अमोनिया को भी अगर ले लिया जाए तो ये भी स्पेशल केस में H+ आयन देगा और NH2- अमाइड का फॉर्मेशन कर देगा। ऐसे ही H2SO4, जैसा कि आपको तो पहले से ही पता है, ये 2H+ एंड SO4
माइनस माइनस, ये अपने को देगा। कोई भी आप इस तरह से एसिटिक एसिड को भी ले सकते हो, CH3COOH को, ये भी अपने को H प्लस देगा और एसीटेट आयन का फॉर्मेशन कर देगा। तो काफ़ी एग्जांपल्स हम बना सकते हैं जो कि H प्लस आयन डोनर हैं। तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ हाइड्रोजन आयन और अ प्रोटॉन। अब ज़रा बेस की तरफ बढ़ा जाए। अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन आयन और अ प्रोटॉन। अब जैसे H2 को ही ले लिया जाए, एक एग्जाम्पल इसलिए मिले हैं क्योंकि ये H2O एसिड बेस दोनों है ब्रांस्टर-लोरी के अकॉर्डिंग। तो ये देखा जाए H3O प्लस का फॉर्मेशन करता है। तो आपको देखने से लग रहा है कि H2O ने H प्लस एक्सेप्ट किया है। अमोनिया को भी ले सकते हो, NH3, इसको H प्लस दे दिया जाए तो NH4 प्लस अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। ये भी H प्लस आयन एक्सेप्टर है बेस से। ये यहाँ पर देखो एसिड का काम कर रहा है और यहाँ पर बेस का काम कर रहा है। ऐसे PH3 को ले लिया जाए, फास्फीन, और इसको H प्लस दे दिया जाए तो PH4 फास्फोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे सब्सटेंस हैं जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करेंगे वो सब के सब बेस होंगे, और जो H प्लस आयन डोनेट करेंगे वो सब के सब एसिड होंगे। इसीलिए ब्रांस्टर-लोरी कॉन्सेप्ट को हम प्रोटॉन कॉन्सेप्ट का भी नाम इसीलिए देते हैं। अब इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात थोड़ा सा मैं करूँगा आपको समझाने के लिए। अ बेस फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन बाय एन एसिड इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। अगर कोई भी एसिड H प्लस आयन लूज़ करेगा तो जो नेगेटिव आयन बनेगा वो एक बेस होगा और उसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस का नाम देंगे। और कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड, उस एसिड का वो कॉन्जुगेट बेस होगा। वेयर एज एन एसिड फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ अ प्रोटॉन बाय द बेस, अगर बेस H प्लस आयन एक्सेप्ट करके एक एसिड का फॉर्मेशन करेगा प्रोटॉन एक्सेप्ट करके, तो जो बेस बनेगा उसको इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस। उस बेस का हम कॉन्जुगेट एसिड नाम देंगे। जैसे देखा जाए, एग्जाम्पल लिया जाए, CH3COOH है। अब जो CH3COOH है इसने H प्लस आयन लूज़ करके CH3COO माइनस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, इसीलिए हम एसिड 1 बेस 1 लिया है हमने, और ये बेस 2 एसिड 2 मैंने लिया है। और इसी एसिटिक एसिड का रिएक्शन आपने H2O से करा दिया, तो H2O ने इसका H प्लस एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट करके H3O प्लस बना रहा है। तो अब ये बेस बना, यहाँ पर ये बेस है क्योंकि H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, और H प्लस एक्सेप्ट करके ये जो प्रोडक्ट बना रहा है ये एसिड है। तो इस बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड ये है। मतलब एसिड अगर H प्लस लूज़ करेगा तो कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करेगा, और बेस H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। इसीलिए 1-1-2-2 का रिलेशन मैंने लिया है। H2O CO3 माइनस माइनस कार्बोनेट आयन लिया। अब इसने H प्लस अपना इसको दे करके HCO3 माइनस का फॉर्मेशन कर दिया और OH बन गया। तो H2O तो यहाँ पर एसिड का काम कर रहा है और OH माइनस बना रहा है। तो इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है, लेकिन इस बेस ने H प्लस एक्सेप्ट करके ये जो प्रोडक्ट बनाया है ये कॉन्जुगेट, इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड है। तो अगर कोई भी एसिड H प्लस लूज़ करेगा तो जो पार्ट हमें मिलेगा कॉन्जुगेट बेस होगा, और कोई भी बेस H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो H प्लस एक्सेप्ट करके जो पार्ट हमें मिलेगा वो हमारा कॉन्जुगेट एसिड होगा, HCO3 माइनस और NH3। अब इसने H प्लस लूज़ करके कार्बोनेट बना दिया, तो ये तो एसिड बना और एक कॉन्जुगेट बेस, और अमोनिया ने H प्लस एक्सेप्ट करके ये अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये बेस है और ये उसका रिस्पेक्टिव एसिड है। तो आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने को ध्यान से करना है इसको। इसी से रिलेटेड हम थोड़ा अगले पार्ट की तरफ बढ़ूँगा। एक तो देखा जाए HCl और HCO3 माइनस है, इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है और इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड है, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉन्जुगेट बेस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड वुड बी ए वीक बेस। कॉन्जुगेट बेस जो स्ट्रॉन्ग एसिड का बनेगा हमेशा एक वीक बेस का की तरह से काम करेगा, और कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ वीक एसिड वुड बी ए स्ट्रॉन्ग बेस। अगर कॉन्जुगेट बेस जो वीक एसिड से बनेगा वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा। मतलब
स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलवेज फॉर्म वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वीक एसिड ऑलवेज फॉर्म स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ये ध्यान रखना। द सब्सटेंस विच कैन एक्ट एसिड्स एज वेल एज बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अगर कोई सब्सटेंस एसिड और बेस दोनों का काम कर रहा है तो उसको हम लोग एम्फोटेरिक सब्सटेंस का नाम देते हैं। अमोनिया और वाटर इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर दिखाएंगे। पीछे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो रही एक ब्रोंस्टल-लोरी का कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा हम लुईस कॉन्सेप्ट पर आएंगे। बड़ा सिंपल सा जनरलाइजेशन फार्मूला है इनका, आप यूँ समझ सकते हो। G.N. Lewis in 1923 proposed broader and more general definition of acid and base। क्या इन्होंने लिया? An acid is a substance which can accept a pair of electron and base is a substance which can donate a pair of electron। इन्होंने H+ आयन के बेसिस पर अपने कॉन्सेप्ट को न लेकर के इन्होंने सीधे इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे लिया। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो हैं वो एसिड हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस हैं। अब काफ़ी ऐसे स्पीसीज़ हैं जो एसिड की तरह से काम करेंगे। जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जैसे BF3 है, AlCl3 है, बोरान के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं BF3 बनने के बाद, Al एल्युमिनियम के आउटर सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब BF3 का रिएक्शन अगर अमोनिया से करा दो तो अमोनिया इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको देगा और ये उसको एक्सेप्ट करेगा, डेटिव बॉन्ड बनेगा। तो ये लुईस बेस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनर है, और ये लुईस एसिड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्टर है। और एक्सेप्ट इसलिए कर पा रहा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। तो जितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैं सब लुईस एसिड वाला काम करेंगे। ऐसे देखो AlCl3, Cl- यहाँ लुईस बेस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको देगा, और ये AlCl3 लुईस एसिड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा। AlCl4- का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही जितने सिंपल कैटायन हैं, H+ हैं, Ag+ हैं, ये सब लुईस एसिड का काम करेंगे क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन का पेयर चाहिए। इलेक्ट्रॉन का पेयर देखो, वाटर से इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा तो वाटर लुईस बेस है, और ये आपका H+ आयन लुईस एसिड है और हाइड्रोनियम का फॉर्मेशन हो रहा है। अमोनिया से अगर Ag+ रिएक्शन करा दोगे तो अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर Ag+ को देगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है इसलिए लुईस बेस, और एक्सेप्टर है इसलिए लुईस एसिड। Molecules in which central atom has vacant orbitals and may acquire more than octet of valence electron, जैसे SiF4। SiF4 का ऑक्टेट पूरा है लेकिन इसके आउटर सेल में d ऑर्बिटल है और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है, इसलिए SiF4 इलेक्ट्रॉन का पेयर इससे F- से लेकर के SiF6- का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनर फ्लोराइड आयन है इसलिए लुईस बेस, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है इसलिए लुईस एसिड। और सबसे लास्ट में देखा जाए मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, जैसे CO2, SO2, इनकी बात किया जाए। अब जैसे CO2 में देखा जाए ये पूरा CO2 का स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड से Ca++O-। तो O-, यहाँ पर लुईस बेस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा। अब इसमें डबल बॉन्ड देखो ब्रेक होगा तो ये कार्बन पॉजिटिव सिचुएशन में जाएगा, तो ये O-, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये CO3- बना देगा और ये Ca++ पहले से, तो CaCO3 बनेगा। यहाँ पर CO2 लुईस एसिड है और CaO यानी स्पेशली O- लुईस बेस है। तो इतने एग्जाम्पल हमारे एसिड और बेस से रिलेटेड रहे हैं। अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट जो डिस्कस होंगे वो एसिड और बेस से रिलेटेड जो अगले कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस होंगे। अभी तो हम लोगों ने एसिड और बेस के बेसिक कॉन्सेप्ट को लिया है कि अलग अलग डेफिनेशन के बेसिस पर। आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से कंप्लीट करिए और आगे के कॉन्सेप्ट का डिस्कशन इसके अगले वाले वीडियो में होगा। थैंक यू।